नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं, हरित क्रांति, बीज से जीवन का वरदान। ये कहानी है, लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, हम इस कहानी के जरिए इससे जुड़े जो तथ्य हैं, जो विरोधाभास हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। सही। कहानी का हीरो है रामू, धूपगढ़ गांव का एक किसान। बेचारा कर्ज में डूबा है, बेटी बीमार है, जिंदगी बड़ी मुश्किल है। और फिर अचानक उसे अपने दादा के पुराने संदूक से कुछ अजीब से हरे चमकते हुए बीज मिलते हैं। और ये बीज, ये उसी पौधे के हैं जिसे हम गांजा या भांग कहते हैं, जिस पर समाज में बहुत अलग अलग राय हैं। हाँ, और यहीं से, जैसा आपने कहा, हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। ये स्रोत रामू की कहानी को लेकर हमें इस पौधे के कई पहलू दिखाता है। इतिहास, विज्ञान, समाज क्या सोचता है, कानून क्या कहता है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, जो सबक है, उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामू की कहानी और इस पौधे से जुड़ी जानकारी के परतों को खोलते हैं, जैसा इस स्रोत में दिया गया है। कहानी शुरू होती है रामू की मुश्किलों से। 3 एकड़ जमीन है, पर कर्जा बहुत है। हाँ, सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई, घर में बूढ़ी माँ है, बेटी पायल बीमार है, पत्नी सीता है, और महाजन रोज दरवाजे पर। धमकाता है कि जमीन नीलाम कर देगा। बड़ी निराशाजनक स्थिति है। और इसी निराशा में एक रात वो दादा का संदूक खोलता है। उसमें मिलते हैं वो बीज। हाँ, कपड़ों की पोटली में रखे हुए। माँ बताती है कि दादाजी इन्हें भगवान शिव का प्रसाद मानते थे। कहते थे ये जान बचा सकते हैं। और यहीं स्रोत एक अहम मोड़ दिखाता है। रामू के मन में सवाल उठता है, क्या ये सच में वरदान है, या जिसे समाज बुरा मानता है वो चीज? बिल्कुल। और फिर रामू इनके बारे में पता करने लगता है। स्रोत उसे इतिहास में ले जाता है, और ये जानना काफी चौंकाने वाला है कि इसका भारत में हजारों साल पुराना इतिहास है। जी हाँ। और स्रोत इस पर काफी जोर देता है। जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, इन पुराने ग्रंथों में भांग का जिक्र है। इसे 5 पवित्र औषधियों में से एक कहा गया है। 5 औषधियों में से एक। हाँ, और भगवान शिव से भी इसका जुड़ाव माना जाता है। महाशिवरात्रि, होली पर इसके सेवन की परंपरा वो आज भी कहीं कहीं दिखती है। तो स्रोत कहता है कि इसकी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं है ना। स्रोत बताता है कि चीन में, मिस्र में, वहां भी हजारों साल पहले इसे दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते थे, दर्द के लिए, बुखार के लिए। सही कहा। मतलब एक लंबा औषधीय इतिहास है इसका दुनिया भर में। लेकिन फिर कहानी बदल जाती है। स्रोत यहां एक बड़ा विरोधाभास दिखाता है। आधुनिक कानून आ जाते हैं। हाँ, पहले 1961 का वो यूएन का कन्वेंशन, सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, जिसका मकसद था नशीली दवाओं पर रोक लगाना। और फिर भारत में 1985 में आया एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। जी। और इन कानूनों ने इसके उत्पादन, इसके इस्तेमाल को काफी हद तक गैर कानूनी बना दिया। यही तो सोचने वाली बात है। और स्रोत इसी पर सवाल उठाता है। जो चीज हजारों साल औषधि थी, पूज्य थी, वो अचानक से खतरनाक नशा कैसे बन गई? ये बदलाव क्यों आया? बिल्कुल, ये एक केंद्रीय मुद्दा है इस स्रोत के विश्लेषण का। रामू और जानने की कोशिश करता है, इंटरनेट पर खोजता है, और उसे पता चलता है इस पौधे के अंदर के केमिकल्स के बारे में। 2 मुख्य चीजें हैं इसमें। हाँ, स्रोत बताता है टीएचसी और सीबीडी के बारे में। टीएचसी यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। यही वो चीज है जिससे नशा होता है, जो दिमाग पर असर करता है। बिल्कुल। और दूसरा है सीबीडी यानी कैनाबिडियोल। इसका असर नशीला नहीं होता, और आजकल दुनिया भर में इसी सीबीडी के औषधीय गुणों पर रिसर्च हो रही है। अच्छा, तो एक ही पौधे में 2 बिल्कुल अलग तरह के तत्व हैं? जी हाँ। और स्रोत कई रिसर्च का हवाला देता है, बताता है कि सीबीडी शायद कैंसर के दर्द में राहत दे सकता है, मिर्गी के दौरे कम कर सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी में मदद कर सकता है, नींद की समस्या में भी। ये तो कमाल की बात है। और रामू को जब पता चलता है कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप में कई जगह से दवाई के तौर पर कानूनी मान्यता मिल रही है, हाँ, तो उसका सवाल और गहरा हो जाता है। स्रोत में लिखा है, वो सोचता है अगर ये वहाँ औषधि है तो यहाँ गुनाह क्यों? ये वाकई विज्ञान, कानून और समाज की सोच के बीच एक बड़ी खाई दिखाता है। बहुत जटिल स्थिति है। एक ही पौधा पर एक हिस्सा नशा दे सकता है, दूसरा दवा बन सकता है, और कानून भी हर जगह अलग। स्रोत इसी जटिलता को रामू के जरिए सामने लाता है। अब रामू हिम्मत करता है। वो फैसला करता है कि इन बीजों को उगाएगा औषधीय रिसर्च के लिए। लेकिन ये आसान नहीं होता।
स्रोत बताता है कि गांव में खबर फैलते ही लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं रामू पागल हो गया है। हाँ, पुलिस पकड़ लेगी। सरसंत कहता है गांव को बदनाम कर रहे हो। पुलिस से भी धमकी मिलती है। ये दिखाता है कि समाज में जो धारणाएं बनी हुई हैं, जो कानून हैं, उनके खिलाफ जाना कितना मुश्किल होता है। लोग इसे सिर्फ नशे से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन रामू हार नहीं मानता। वो क्या करता है? वो एनडीपीएस एक्ट को पढ़ता है जी, और उसे उसी कानून में एक रास्ता दिखता है। स्रोत ये अहम जानकारी देता है कि एक्ट में ही एक प्रावधान है कि वैज्ञानिक या औषधीय काम के लिए सरकार से खास अनुमति ली जा सकती है। ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं होती शायद नहीं। फिर रामू एक रिसर्च सेंटर से बात करता है, अनुमति के लिए अप्लाई करता है, और यहाँ से, जैसा स्रोत कहता है, उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी गरीबी से नहीं रहती। हाँ, ये एक सामाजिक और कानूनी लड़ाई बन जाती है। सिस्टम से, सोच से लड़ाई। बिल्कुल। और इसी दौरान कहानी में एक और मोड़ आता है, बहुत भावुक। उसकी बेटी पायल की हालत बिगड़ जाती है, अस्थमा। डॉक्टर कहते हैं दवाएं बहुत महंगी हैं, रामू के पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन रामू ने सीबीडी के बारे में पढ़ा था। स्रोत बताता है कि वो रिसर्च सेंटर वालों की मदद लेता है और उसी पौधे से, जिसे सब बुरा कह रहे हैं, पायल के लिए एक अर्क बनवाता है। और कुछ ही महीनों में पायल की तबीयत काफी सुधर जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई रामू के लिए। हाँ, स्रोत उसके एहसास को बताता है, जिस पौधे को सब गलत कहते हैं, वही मेरी बेटी की जान बचा रहा है। ये अनुभव उसके इरादे को और पक्का कर देता है। अब वो चुप नहीं बैठता। वो गांव में जो गलत फहमियां हैं, जो मिथक हैं, उनके खिलाफ लड़ता है। हाँ, स्रोत बताता है कि गांव में क्या क्या बातें थीं, कि इसे पीने से लोग पागल हो जाते हैं, कि ये अपराध की दुनिया का दरवाजा है। रामू लोगों को समझाता है, बताता है कि नशे के लिए इस्तेमाल अलग है और दवा के लिए अलग। बिल्कुल। वो बताता है कि पौधे की किस्में भी अलग अलग होती हैं, किसी में THC ज्यादा, किसी में CBD। उसका तर्क सीधा है। जैसा स्रोत कहता है, अगर सही जानकारी हो, नियत सही हो, तो ये जान बचा सकता है। वो गांव में बैठकें करता है, वैज्ञानिकों को बुलाता है, लोगों को जागरूक करता है। और स्रोत दिखाता है कि धीरे धीरे ही सही, पर लोगों की सोच बदलती है। जानकारी में वाकई ताकत होती है। डर और अज्ञान को वही हरा सकती है। और आखिर में रामू की मेहनत रंग लाती है। उसे कानूनी इजाजत मिल जाती है। हाँ, औषधीय गांजे की कंट्रोल्ड खेती के लिए एक रिसर्च फार्म बनाने की। ये उसके संघर्ष की और स्रोत से मिली जानकारी की जीत थी। धूपगढ़ गांव तो ये ऐतिहासिक पल होगा। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वहां राज्य का पहला कानूनी औषधीय गांजा फार्म खुलता है। रामू की कहानी अखबारों में छपती है। बेटी का इलाज सस्ता हो जाता है। गांव के और लोगों को भी काम मिलता है, फायदा होता है। मतलब एक आदमी की हिम्मत और सही जानकारी ने कितना कुछ बदल दिया। जी, ये सामाजिक बदलाव की एक मिसाल है। कहानी में एक और परत है जिसे स्रोत छूता है। वो है इसका आध्यात्मिक पहलू। रामू को लगता है ये सिर्फ फसल या दवा नहीं है। हाँ, स्रोत इसे भगवान शिव और भांग के पारंपरिक जुड़ाव से जोड़ता है। शायद ये प्रतीक है कि प्रकृति की हर चीज का अपना महत्व है, बस जरूरत है संतुलन की, सही इस्तेमाल की। जैसे साधु संत इसका इस्तेमाल ध्यान के लिए करते थे, नशे के लिए नहीं। सही कहा। विवेक और संतुलन का संदेश। रामू भी इस गहरे मतलब को समझने लगता है। कहानी के अंत तक स्रोत दिखाता है कि धूपगढ़ गांव की पूरी तस्वीर बदल गई है। कुछ सालों में वहाँ अस्पताल खुल गया, स्कूल खुल गया। हाँ, औषधीय गांजे जैसे बने प्रोडक्ट्स बिकने लगे, किसानों की आमदनी बढ़ी। और सरकार, पुलिस, जो पहले शक करते थे, वो भी अब रामू के काम को पहचानते हैं, उसे सम्मानित करते हैं। रामू की कहानी, जैसा स्रोत बताता है, पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाती है। क्या कमाल की यात्रा है ना? एक किसान जिसने एक त्याज्य समझे गए पौधे को जीवन का वरदान बना दिया। तो इस पूरे स्रोत से हमने क्या सीखा? सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे ख्याल से, और जैसा स्रोत बार बार कहता है, कोई पौधा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सब कुछ निर्भर करता है हमारे ज्ञान पर, हमारी नीयत पर, और हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल सही। रामू की कहानी ये दिखाती है कि सही जानकारी, वैज्ञानिक नजरिया और हिम्मत, इनसे पुरानी धारणाओं को, डर को तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये सूचना की ताकत की कहानी भी है। तो ये थी रामू की कहानी, और इसके माध्यम से गांजा या भांग से जुड़े तथ्यों, इतिहास और संभावनाओं पर हमारी आज की बातचीत, जो स्रोत हरित क्रांति बीज से जीवन का वरदान पर आधारित थी। वे दिखाती है कि कैसे एक इंसान की जिज्ञासा और हिम्मत न सिर्फ अपनी
बल्कि पूरे समाज की सोच बदल सकती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम कितनी जल्दी चीजों पर अच्छा या बुरा का लेबल लगा देते हैं, जबकि हकीकत अक्सर ज्यादा जटिल होती है। संदर्भ, मात्रा, नियत सब मायने रखता है। बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि वैज्ञानिक समझ और सही जानकारी डर और अंधविश्वास को हरा सकती है। रामू ने ये कर दिखाया। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल और उठता है, जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। जैसा स्रोत के इशारों से लगता है, क्या हमारी आज की व्यवस्थाएं, हमारे कानून, जो शायद पुरानी या अधूरी जानकारी पर बने हैं, क्या वो हमें प्रकृति के संभावित फायदों को पूरी तरह समझने और इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं? क्या रामू की कहानी जैसे और भी क्षेत्र हो सकते हैं जहां हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर नए सबूतों की रोशनी में फिर से सोचने की जरूरत है? ये वाकई गहरा और जरूरी सवाल है। खैर, आज की इस जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।